पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक हुआ जेन जी का प्रदर्शन, 14 की मौत, कई अन्य घायल। न्यू बानेश्वर स्थित संघीय संसद परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी। उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर भाजपा ने नैतिकता पर उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मिलकर देश की आत्मा बचाने की बात न करें रेड्डी। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एनडीए सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन। सांसदों को जनता से बेहतर संपर्क रखने और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने पर जोर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़। गुड्डार के जंगलों में एक आतंकवादी ढेर, एक जीसीओ समेत 3 जवान घायल। अन्य आतंकियों की तलाश के लिए धरपकड़ जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। और बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेन जी प्रदर्शन भड़का है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शन उग्र तब हो गया जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। नेपाल संसद परिसर में ये प्रदर्शनकारी दाखिल हो रहे थे। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई गई और हवाई फायरिंग की गई भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अभी तक की जो खबर आ रही है उसमें पता चल रहा है कि कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है इस प्रदर्शन में। प्रदर्शन के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ हुई, दर्जनों घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया है तमाम घायल प्रदर्शनकारियों को। संसद, राष्ट्रपति भवन और पीएम निवास के पास कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पीएम केपी शर्मा ओली ने शाम 6 बजे आपात बैठक बुलाई है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की भी आपात बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री ने बानेश्वर क्षेत्र में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। तमाम उन क्षेत्रों को सुरक्षित कर दिया गया है जहां जहां प्रदर्शनकारियों के पहुंचने का अंदेशा है। नेपाल में 4 सितंबर से लागू हुआ था सोशल मीडिया बैन और संसद में प्रदर्शनकारियों के घुसने की खबर है। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बैन मंजूर नहीं, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का आक्रोश देखने को मिला है। चंद्रशेखर जोशी इस पर और जानकारी हमें दे रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है? मरने वालों की संख्या अभी तक 14 बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए काफ़ी वहाँ पर जो है हालात इस वक्त पे ख़राब हैं और जो हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार कम से कम 12 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। 6-7 लोग तो करीब काठमांडू के अस्पताल में जब उनको ले जाया गया वहाँ पर उनकी मौत हो गई है। और इस जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसके थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में हम जाएंगे तो काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया था नेपाल का, वहाँ पर जो यूथ हैं वो नेपो किड, हैशटैग नेपो किड और हैशटैग नेपो बेबी नाम से वो चला रहे थे सोशल मीडिया में। और उसमें कहीं ना कहीं जो नेपाल के अंदर में करप्शन है उसको हाईलाइट किया जा रहा था और नेपाल की सरकार के खिलाफ काफ़ी वो लोग लिख रहे थे। तो आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि ये जो सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया है सरकार की ओर से, इसके पीछे कारण तो कुछ और बताए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिव वही जो विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पे कर रहे थे वहाँ पर यूथ, वो इसका एक कारण हो सकता है। और उसके अलावा आज एक हामी नेपाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेपाल में जगह जगह काठमांडू के साथ साथ नेपाल के अन्य शहरों में भी आज विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों का आह्वान किया था।
आधिकारिक तौर पर प्रशासन से इसकी उन्होंने मंजूरी भी ली थी विरोध प्रदर्शन के लिए, और ये विरोध प्रदर्शन जब शुरू हुए तो उसके बाद मामला हिंसक हो गया। जो नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट है उसके बाहर तक ये लोग पहुंच गए, वहां पर भी मामला काफ़ी हिंसक हो गया। तो उसके बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, जो मेन इलाका है जहां पर फेडरल पार्लियामेंट है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर का आवास है, इन सब जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। और साथ ही साथ खबर मिल रही है कि नेपाल के दूसरे इलाके, जिसमें मुख्य रूप से धनगढ़ी से ये खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर भी वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस के साथ उनका क्लैश हुआ है। तो नेपाल के कई शहरों में ये प्रदर्शन पहुँच गए हैं काठमांडू से निकलकर। केवल टिकटॉक वहाँ पर काम कर रहा है, और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ये आह्वान किया है कि टिकटॉक के मार्फत एक दूसरे से संपर्क बनाए। तो नेपाल के अन्य शहरों से भी इस तरह के प्रदर्शनों की खबरें मिल रही हैं। ऋतु जी, चंद्रशेखर, इस प्रदर्शन को कई लिहाज से समझने की जरूरत है। क्या युवाओं में ज्यादा आक्रोश मौजूदा ओली सरकार को लेकर भ्रष्टाचार के मामले थे, या फिर जो इंटरनेट सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का मामला ज्यादा बड़ा बना है? देखिए, नेपाल में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसको अगर हम समझना चाहें तो ये देखें कि नेपाल के अंदर में भ्रष्टाचार और शासन की जो नाकामियां हैं उसको लेकर के पिछले 1-2 साल से वहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा है। और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं जो नेपाल के लास्ट राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, जो अब राजा नहीं है, उनके नेतृत्व में जगह जगह पे नेपाल में लोग इस तरह का विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पे या आपस में लोग एकत्र हो रहे थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे। तो ये 1-2 साल से वहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब जब जो यूथ है वहाँ का नेपाल का, और खासकर जो छात्र हैं, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर के वहाँ पर लिखने लगे, तो उसके बाद सोशल मीडिया को भी वहाँ पर बैन कर दिया गया। तो ये एक तरह का अमलगमेशन हो गया है कहीं ना कहीं। जो एक प्रो मोनार्की वाले वहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे या प्रो मोनार्की वाले जो विरोध करते थे सरकार का, और साथ ही साथ जो यूथ है जो हैशटैग नेपो किड और हैशटैग नेपो बेबीज करके ये सोशल मीडिया पे लगातार मुहिम चला रहे थे पिछले कुछ महीनों से। और उसके बाद जब सोशल मीडिया को वहाँ पर बैन कर दिया गया तो भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया के बैन को लेकर के एक हामी नेपाल करके संगठन है, उसकी ओर से पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन बुलाए गए। और ये कहीं ना कहीं एक अमलगमेशन हो गया है। जो प्रो मोनार्की वाले लोग थे जो सरकार का विरोध करते थे, लोकतांत्रिक सरकारों का विरोध करते थे, और साथ ही साथ जो यूथ हैं जो लंबे समय से नेपाल में करप्शन को लेकर के सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो ये हामी नेपाल करके जो संगठन है इसने ये विरोध प्रदर्शन बुलाया था। लेकिन इसके परचम तरह ये लग रहा है कि ये सभी लोग जो प्रो मोनार्की वाले लोग थे और जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं और इस संगठन के लोग, ये सब लोग एक परचम के तले आ गए हैं, और यही कारण है कि ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी इंटेंस वहाँ पर हो गए। चंद्रशेखर, ये भी जानना चाहेंगे, हमने बहुत सारे देशों में देखा कि राजशाही के खिलाफ जनतंत्र किस तरह से स्थापित हुआ। दक्षिण एशिया का नेपाल राष्ट्र भी उसी का एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि एक लंबा संघर्ष नेपाल में देखा गया जनतंत्र और राजशाही को खत्म कर जनतंत्र को स्थापित करने के लिए। क्या नेपाल एक बार फिर वापस लौट रहा है? इतिहास में उन्हीं दिनों में लौटने की एक कोशिश हो रही है क्या? क्योंकि हमने देखा जब राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में जो आप जिस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जो अब से कुछ महीने पहले हुआ था, उस पे भी पूरे नेपाल को और अंतर्राष्ट्रीय जगत को अचरज था कि किस तरह से राजशाही को बढ़ावा देने के लिए वो प्रदर्शन हुआ था, राजशाही के समर्थन में। तो क्या अब नेपाल उस मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि जहां फिर एक बार ये चुनाव करना होगा, जनतंत्र या राजतंत्र? देखिए, राजशाही जब वहाँ पर ख़त्म हुई थी, ये इसलिए ख़त्म हुई थी कि क्योंकि वहाँ पर जो माओवाद है वो काफ़ी फैला था, और जो माओवादी नेता हैं वो काफ़ी उभरे थे उस दौरान पे। और उसके बाद वहाँ पर राजशाही ख़त्म हुई थी और एक लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर बनाई गई थी, चाहे वो माओवादी या नेपाली कांग्रेस या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने मिलकर कई सरकारें वहाँ पर बनाई। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र उसको कहा जाता है, और जब से वहाँ पर माओवाद काफ़ी सशक्त हो गया और राजशाही वहाँ से चली गई, कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म को लेकर के है वहाँ पर अब नेपाल संवैधानिक तौर पर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। राजशाही के वक्त पे वो संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। तो ये जो विरोध प्रदर्शन है इनमें कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल भी है कि किस तरह से जो एक
जो हिंदू मान्यता या हिंदू राष्ट्र को लेकर के नेपालियों की जो भावनाएं हैं उसको माओवाद के तहत या माओवाद आने के बाद जो विभिन्न सरकारें बनी हैं, चाहे उसमें नेपाली कांग्रेस रही हो या दूसरी पार्टियां रही हो, इन सब ने कहीं न कहीं उस जो बेसिक एक नेपाल का एक बेसिक वो था उसको बदलने की कोशिश की। तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क है। और उसके बाद जब तमाम सरकारें आई उसके बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा देखा गया, आर्थिक रूप से नेपाल में काफ़ी पिछड़ापन देखा गया, और ये सब वो कारण है जो कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जी चंद्रशेखर, जो अभी तक के जो अपडेट आ रहे हैं, जिस तरह से हम इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं और नेपाल का पूरा यूथ इस प्रदर्शन के साथ है, तो अब ये शायद प्रदर्शन सिर्फ यूथ भर का नहीं रह गया है। आह्वान भले ही यूथ का था, लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राजशाही को भी एक तरह से समर्थन देते हुए ये तमाम प्रदर्शनकारी हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक लोकतंत्र के लिए दिखाई देता है। क्या इसको इस नज़रिए से देखा जा रहा है? क्योंकि जहां तक आप माओवादियों की बात कर रहे हैं, तो उस संघर्ष के खत्म होने के बाद संविधान सभा के नियुक्त और उसके बाद संविधान स्थापित होने के बाद से नेपाल में तमाम उन माओवादी संगठनों के साथ जो फिर राजनीतिक पार्टियां बनी और उनके साथ मिलके नेपाली कांग्रेस ने सरकार चलाई है। तो एक स्वीकृति उस विचारधारा को नेपाल की जनता ने दे दिया था, बाकायदा चुनाव में दिया, सरकार में दिया। प्रचंड अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल की, तो वो स्वीकार्यता है प्रचंड के लिए पूरे नेपाल में उस विचारधारा को भी। देखिए, जब से वहाँ पर सरकारें बनी हैं, चाहे वो नेपाली कांग्रेस की सरकार बनी हो या माओवादियों की सरकार बनी हो, हमेशा से जो सरकार की नीतियां हैं उसमें कहीं न कहीं जो माओवादी पार्टियां वहाँ पर हैं, जो लेफ्टिस्ट पार्टियां वहाँ पर हैं, उनका एक वर्चस्व देखा गया। चाहे नेपाल को हिंदू राष्ट्र की जो उसकी परिभाषा है वो बदलने की बात करें, या उसके अलावा अन्य जो आर्थिक नीतियां हैं, दूसरी नीतियां हैं, उसमें कहीं न कहीं जो एक माओवादी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, उसका वहाँ पर काफ़ी वर्चस्व देखा गया। और यही कारण है कि जो ज्ञानेंद्र हैं, जो अंतिम राजा थे नेपाल के, उन्होंने हाल के दिनों में पूरे नेपाल का दौरा किया है और जगह जगह लोगों को समझाने की कोशिश की है। और वो जब समझाते हैं तो वो कहीं न कहीं जो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है नेपाल की, उसको सामने रखते हैं, और साथ ही साथ जो नेपाल की नई लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, उसमें वामपंथ का कितना ज़्यादा वर्चस्व है, उसको वो सामने रखते हैं। तो एक फैक्टर तो ये है कि जो ज्ञानेंद्र है, उन्होंने राजशाही समर्थक जो लोग हैं उनको नेपाल के अंदर इकट्ठा किया है, और ये काफ़ी संख्या में है, कम संख्या में नहीं है। और उसके बाद नेपाली यूथ की हम बात करें तो जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए नेपाली यूथ को काफ़ी ताकत मिली है, और सोशल मीडिया के ज़रिए नेपाली यूथ अपनी जो आवाज़ है उसको भी उठाता है। नेपाल में इनमें जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो नेपाली यूथ आवाज़ उठाते हैं, पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि कहीं पे पुल बनाया गया, पुल टूट गया, कहीं पे सड़क बनाई गई, सड़क कच्ची रह गई। ये सब इस तरह के तथ्य हैं जो नेपाली यूथ वहाँ पर रखते हैं। और जो मैंने आपको 2 हैशटैग बताए, नेपो किड और नेपो बेबीज करके, ये हैशटैग वहाँ पर काफ़ी दिनों से वहाँ पर चल रहे थे। और एक हामी नेपाल करके एक संगठन है, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो लोकतंत्र सरकार विरोधी जो ताकतें हैं उनको एकत्र कर रहा था। और इस हामी नेपाल संगठन ने ही ये विरोध प्रदर्शन बुलाए थे, आधिकारिक तौर पर इसकी मंजूरी भी ली थी। लेकिन ये लगता है कि इस संगठन के तले अब कहीं न कहीं जो राजशाही समर्थक लोग हैं, जो छात्र संगठन हैं, जो यूथ हैं, जो सरकार से नाराज हैं, वो भी सामने आ गए हैं। और ये संगठन तो खुद ही सरकार के खिलाफ वहाँ पर विरोध प्रदर्शन बुला रहा है। तो ये नेपाल की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें हैं उनको भी अपने काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर लाना होगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों का पिछले 20 साल में जिस तरह का पूरा रवैया रहा है, भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले रहे हैं जिसे लेकर इस समय जनता में आक्रोश है। और इस प्रदर्शन का एक तरह से कह सकते हैं उसको लीडर जो कर रहा है वहाँ का यूथ कर रहा है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि नेपो किड और नेपो बेबी करके 2 जो हैशटैग चल रहे थे, उसमें आम नेपालियों के संघर्ष, नेताओं के बच्चों के आलीशान जीवन, उनके लग्जरी सामान, विदेशों में छुट्टियां मनाने वाले वीडियो, ये सब टिकटॉक पर वायरल हो रहे थे। नेपाल में टिकटॉक अभी भी चल रहा है और इससे इतर करीब 26 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसे बैन किया गया है, जिसका एक बड़ा विरोध है। नेपाल इस समय कई राजनीतिक परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष अब सड़कों पर उतर आया है और सड़कों से उतरकर ये तमाम उन इमारतों में जाता दिखाई दे रहा है जो सत्ता के प्रमुख माने जाते हैं।
स्थितियां बेहद एक तरह से खतरनाक दिखाई देती हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर पूरी जानकारी के लिए इस पूरे विषय पे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी खबरें कुछ और। देखते रहिए डीडी न्यूज। इस फेस्टिवल सीजन डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पर जो प्री जीएसटी दौर में टैक्स था 16%, अब घटकर हो गया है केवल 5%। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डोडा में पीएसए के तहत आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। विधायक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेजा गया है। मलिक पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता में भ्रम और अराजकता फैलाने का आरोप है। विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। आप विधायक मलिक पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता में भ्रम और अराजकता फैलाने का आरोप है। विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। डोडा में पीएसए के तहत आप विधायक महराज मलिक को हिरासत में ले लिया गया है। विधायक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेजा गया है। आप विधायक की गिरफ्तारी डाक बंगला डोडा में हुई है। आप विधायक पर आरोप है कि इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता में भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इसके तहत विधायक को गिरफ्तार किया गया है। विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। डोडा में पीएसए के तहत आप विधायक महराज मलिक को हिरासत में लिया गया है। विधायक को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर भेजा गया है। विधायक पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। ये बड़ा आरोप है आप विधायक पर। महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है पीएसए के तहत और एक अज्ञात स्थान पर रखा गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जनता में भ्रम और अराजकता फैलाने का आरोप है। विधायक के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 FIR दर्ज की जा चुकी हैं और ये गिरफ्तारी डोडा में पीएसए के तहत आप विधायक महराज मलिक को हिरासत में लिया गया है। खबरों में आगे, भारत और इजराइल ने आज द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के 3 दिन के दौरे पर आए इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्ट्रोमचिच ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस आशय की जानकारी के साथ तस्वीरें भी साझा की। कर्नाटक के मांड्या में रविवार को भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव की घटना से मद्दूर कस्बे में तनाव फैल गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पथराव की घटना के विरोध में हिंदू समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना के बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि इलाके में धारा 144 लागू की गई है और पत्थरबाजी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पत्थरबाजी की घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में हिंदू अपने त्योहार शांतिपूर्वक नहीं मना रहे हैं, बल्कि उन्हें पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुद्दूर की घटना को चौंकाने वाला और बेहद निंदनीय बताया। उनका कहना है कि हिंसा की ऐसी निर्लजतापूर्ण घटनाएं कांग्रेस की खतरनाक तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा नतीजा है, जिसने उपद्रवियों के हौसले बुलंद किए हैं और कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। आज कर्नाटक में एक समुदाय को छोड़कर कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे भी बुरी बात यह है कि हिंसक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इन उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने मांड्या में गणेश जी की पूजा समारोह में पत्थरबाजी की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कर्नाटक में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में नाकाम रहने पर राज्य सरकार की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। मांड्या में भगवान गणेश के समारोह में पत्थर फेंके गए। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था। करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक में हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने दिया जा रहा है और सिद्धारमैया सरकार हिंदुओं की लगातार अनदेखी कर रही है। कल मंड्या में गणेश चतुर्थी का गणपति का प्रोसेशन चल रहा था। कई लोग पत्थर फेंके एंड हमारा ध्वज को अपमान किया, गणेश को अपमान किया। लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी यही मंड्या में नागमंगला में हुआ था। ये साल कल मद्दूर में, मंड्या जिला का मंदूर में हुआ। सरकार हिंदुओं को दमन करने का, हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटक में कर रहा है। मैं इसको विरोध करती हूँ। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दें कि यह सिर्फ प्लेस ऑफ रेजिडेंस के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकता तय करने के लिए। यानी कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आधार को लेकर आप क्या निर्देश चाहते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने आधार को सिर्फ रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर स्वीकृति की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि किसी व्यक्ति के वोटर के तौर पर पात्रता सुनिश्चित करने के लिए ईसी नागरिकता की जांच करने के लिए अधिकृत है। सिब्बल ने मांग की है कि अकेले आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों की तरह स्वीकार किया जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों के लिए 48 राहत सामग्री वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अतिवृष्टि, बिजली गिरने और बादल फटने की अनेक घटनाओं के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश के नागरिकों की ओर से संवेदनाओं को राहत सामग्री के रूप में हमने 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा है। साथ ही हम अपने प्रतिनिधियों को भी वहां भेज रहे हैं, जो कि वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इसके अलावा अगर अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष टीम द्वारा एशिया कप जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भारतीय पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को भी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। रविवार को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए रोमांचक फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम 8 साल बाद एशिया कप चैंपियन बनी है।
वहीं चौथी बार हॉकी इंडिया ने इस खिताब पर कब्जा जमाया है। भारत ने आखिरी बार 2017 में मनप्रीत सिंह की अगुवाई में एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था। पिछले संस्करण में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।